वंदे मातरम। आप सभी क्लास 10th में तैयारी कर रहे हैं बिहार बोर्ड के सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों, मैं हूं रजनीश पाठक और आज आपको बताने वाला हूं धातु और अधातु चैप्टर के क्वेश्चन और आंसर को। यानी ये जो बुक आपका है, ये आप देख सकते हैं, आपका बुक है विज्ञान का। इस बुक में जो आपका तीसरा अध्याय है, इस तीसरे अध्याय के अंदर जो क्वेश्चन दिए गए हैं 45 नंबर पेज पे क्वेश्चन सब दिए गए हैं, इनको करेंगे और फिर अभ्यास के प्रश्न को करेंगे। मुझे लगता है कि आपने पहले का वीडियो देखा जरूर होगा, अगर नहीं देखा होगा तो उन्हें देखिए, क्योंकि ये सारे जितने भी क्वेश्चन आज हम आपको कराने वाले हैं, इनमें से अधिकतर सवाल नोट्स में ही आपको समझा दिया गया है। तो अधिकतर सवाल तो आप ऐसे ही कर जाएंगे यदि आपने नोट्स पढ़ा और लिखा होगा। तो नोट्स नहीं पढ़े हैं तब भी आप यहाँ पर सभी चीज़ों को समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को इस मोटिवेशन कोटेशन के साथ। यहाँ सभी चीज़ें आपको दिख रही हैं कि ये हम क्वेश्चन आंसर वाला ये आपका सेशन रहने वाला है। लिखा गया है कि सच्ची सफलता उस पल से शुरू होती है जब आप अपने सबसे बड़े डर को पार कर जाते हैं। जिस समय आप वो उस डर को पार कर जाते हैं जिससे लगता है कि आप इससे जीत नहीं पाइएगा, और उससे जीतने के बाद आपको लगता है कि सब चीज़ आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी। पेज नंबर 45 निकालिए, आप लोग भी निकालिए पेज नंबर 45। चलिए, तो 45 नंबर पेज निकाले हैं। उसमें पहला सवाल में दे रहा है कि ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो, अब पहला सवाल है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में हो। उस धातु का नाम बताना हो जो रूम टेम्परेचर पर किस अवस्था में हो, लिक्विड स्टेट में हो, द्रव अवस्था में हो, तो वो होता है एक और एक पारा। क्या होता है? पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर किस अवस्था में रहता है? द्रव अवस्था में रहता है। अगला सवाल है कि चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है, तो वो भी हमने बताया था आपको। क्या होगा? सोडियम। सोडियम एक ऐसी धातु है जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। वैसे हम धातु में पढ़ाए थे कि धातु तो ठोस होता है, आवाज़ करता है कि नहीं, चमक होता है, यानी बहुत कठोर होता है धातु, लेकिन फिर भी यह धातु होते हुए भी इसे आप चाकू से काट सकते हैं, इतना नरम ये होता है। उसके बाद तीसरा सवाल है कि ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है, जो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। तो ये 2 नंबर का सोडियम देख लीजिए, यहाँ पे आंसर दिया गया है। फिर चांदी, चांदी जो होती है वह ऊष्मा के सबसे अच्छी चालक होती है। ये भी क्लास में आपको बताए हुए थे। आजकल महंगे महंगे जो फ़ोन आ रहे हैं, तो महंगे महंगे मोबाइल्स में, महंगे महंगे टैबलेट्स में, या फिर जो भी गैजेट्स बहुत महंगे हो रहे हैं, उन सभी गैजेट्स के अंदर जो है इन्हीं चांदी के वायर का इस्तेमाल किया जाता है, अधिकतर चांदी या सिलिकॉन का। उसमें क्या होता है कि अभी तो पहले के ज़माने में तार का समय था ना, अभी क्या हो गया कि एक प्लेट बना रहा है और प्लेट पर जो है ऐसे 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 केवल एक पतला सा रेशा के जैसा है ना, उसी पर लिक्विड फॉर्म में गिरा देता है और गिरा के ऐसे कर देगा। अब सोचिए जब यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा आपको लिक्विड मिल जाएगा तो यहाँ करंट देने पर पहुँच जाएगा कि नहीं? यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो उसी तरीके से अब बनाया जा रहा है ना। तो सिल्वर जो है, चांदी, यह सबसे अच्छा चालक है। ठीक है, यह ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है और करेंट का भी अच्छा चालक है। इससे होकर करंट भी अच्छे से फ्लो करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है अगला सवाल? अगले सवाल में कह रहा है कि ऊष्मा की कुचालक हो, जो ऊष्मा का कुचालक हो ऐसा धातु का नाम बताना है, यानी जिससे जो ऊष्मा एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो वो कौन सा है? लेड, मरकरी। मरकरी जो है यह ऊष्मा को अवशोषित नहीं करता है, यह ऊष्मा का कुचालक होता है। इससे हीट जो है वह पास नहीं करता है। अब है दूसरा नंबर सवाल कि आघातवर्ध्यता, आघातवर्ध्य और तन्य का क्या अर्थ है? आघातवर्ध्य और तन्य का क्या अर्थ है? तो हमने आपको चैप्टर जब पढ़ा रहा था मैं, तो आपको बताया हूँ उसमें कि आघातवर्ध्यता क्या होती है, बताए थे। तो आघातवर्ध्यता में हम बताए थे कि जब धातु को आप पीट पीट के चादर बना दीजिएगा ना, तो धातु का वो गुण आघातवर्ध्यता होती है ना। इसका मतलब वो धातु आघातवर्ध्य है। धातु क्या है? हाँ, धातु आघातवर्ध्य है और धातु का वो गुण आघातवर्ध्यता है। ठीक है, तो धातुओं का ऐसा गुणधर्म जिससे कि पीट कर उसे चादर बनाया जा सकता है। तो वो धातु कैसे होंगे? आघातवर्ध्य होंगे। और तन्य धातु कैसे होते हैं? जिनको खींचकर हम तार बना सकते हैं, वो तन्य धातु होते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। पेज नंबर 51 में निकालिएगा। पेज नंबर 51 आप भी
जितने भी ऑनलाइन हमें अभी देख रहे हैं यूट्यूब पर, मेरे भाई बिल्कुल कोताही नहीं करनी है। अभी से मुश्किल से 2 महीने का समय आपके पास भी नहीं है। अब यहाँ से आप अपने आप को सीरियस बना लीजिए। आप लोग भी सुनिए ध्यान से, पूरे के पूरे अपने आप को सीरियस बना लेना है। मतलब अगर लॉक कर लीजिए तो लॉक कर लीजिए, ताकि बोर्ड का एग्जाम आपका जीवन भर वही मार्कशीट आपको देखना है। ऐसा बार बार हम समझाते हैं। तो यहाँ से आपको उसके लिए काम करना है, जानकारी के लिए पूरे साल पढ़ना है, अब परीक्षा के लिए पढ़ना है। ठीक है, कितना नंबर पेज है? 51। चलिए 51 नंबर पेज में पहला सवाल है कि सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। ये सवाल भी उस दिन हम क्लास में नोट्स के दौरान समझा रहे थे कि सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है। केरोसिन तेल में माटी के ना कहले हम नहीं, कोटा का माटी के तेल, मिट्टी का तेल आता है, वो पहले दिया में रखा जाए। अभी देखिए तो क्या होता है कि जो सोडियम होता है बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। पढ़े थे कि नहीं क्रियाशीलता श्रेणी में? पोटेशियम का नीचे ही सोडियम था। तो ये बहुत क्रियाशील होता है। तो क्रियाशील होगा तो खुला हवा में छोड़ देंगे तो तुरंत अभिक्रिया कर लेगा। बताया जब पानी में फेंक दीजिएगा तो ब्लास्ट कर जाएगा, ऐसा स्थिति हो जाता है। तो ये कह रहा है ये बात कि जब खुली में छोड़ दीजिएगा तो ये अभिक्रियाशील होने के कारण क्रिया करेगा। इसलिए इसे नष्ट होने के लिए, इसे बचाने के लिए हमें इसे किस चीज़ में डालना पड़ता है? केरोसिन तेल में डालना पड़ता है। ये बात समझ गए? अभी अगला सवाल 2 नंबर में कह रहा है कि इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। अब नीचे दिया गया है जो अभिक्रिया है क्वेश्चन नंबर 1 में, भाप के साथ आयरन यानी लोहा का। भाप के साथ किसका अभिक्रिया? लोहा का। अब भाप क्या होता है जरा बताइए हमको। भाप जल ही ना होता है, तो जल का सूत्र होता है H2O, तो भाप का भी सूत्र क्या होगा? H2O होगा। दोनों का दोनों सूत्र वही। ऐसा नहीं है कि भाप है, जल है, और जल को अगर बर्फ बना देता है इसका सूत्र बदल जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ये तीनों का तीनों जल का ही रूप है, अलग अलग रूप है। ये गैस है, ये ठोस है, और ये द्रव है। इतना ही फर्क है, बाकी चीज वही है। क्लियर? चलिए तो ये बात समझ गए। अब इनके देखिए यहाँ पर समीकरण लिखे गए हैं आपको, सभी की सभी चीज। भाप के साथ आयरन का समीकरण बनाया गया है। क्या है? तो यहाँ पर देखिए ई है लोहा का फॉर्मूला Fe, लोहा का संकेत होता है ना आयरन का Fe, और इसका किसके साथ अभिक्रिया कराया जा रहा है? जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा? देखिए यहाँ पर फेरस ऑक्साइड और फिर हाइड्रोजन आपको मिल गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, फिर जल के साथ कैल्शियम और पोटेशियम का अभिक्रिया। दूसरा नंबर सवाल है इसी का, दूसरा है कि जल के साथ कैल्शियम और पोटेशियम का बताइए। तो जल के साथ कैल्शियम का अभिक्रिया करिएगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन रिलीज होगा। फिर पोटेशियम के साथ इसका अभिक्रिया कराइएगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन रिलीज होगा, साथ साथ ऊष्मा भी रिलीज होगा। तो ये कैसी अभिक्रिया कही जा सकती है बताइए? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, चलिए अभी आइए तीसरे नंबर सवाल क्या कहता है? कह रहा है कि A, B, C एवं D 4 धातुओं के नमूने को लेकर एक एक करके निम्न विलय में डाला जाता है। 4 धातु, एक A, एक B, एक C, एक D, सब पर थोड़ा थोड़ा ले लेंगे धातु, और उसे कह रहा है एक एक करके सभी विलयन में डालेंगे। आयरन सल्फेट के विलयन में, फिर कॉपर के विलयन में, फिर जिंक के विलयन में, फिर सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में। सब का सब दे रहा है। ठीक है, ये देखिए आपकी किताब में जहाँ तक आपको दिख रहा होगा, अगर यहाँ से तो देख सकते हैं। आप भी अपने पास जरूर अपना किताब लेके ही बैठिएगा, कि बिना किताब लिए ना सवाल देखिएगा ना आंसर ठीक से समझ में आएगा। तो यहाँ देखिएगा, तो कह रहा है कि इसे प्राप्त परिणाम को निम्न प्रकार से सारणीबद्ध किया गया है। यहाँ देखिए, अब ये कह रहा है कि धातु B 3 नंबर ना है जी, हाँ, तो 3 का 1 है, वहीं A कह रहा है कि धातु B इसे अधिक अभिक्रियाशील है। धातु B सबसे अधिक है। धातु B क्या है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, क्योंकि धातु B जो है वह आयरन सल्फेट, आयरन को ही अलग कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। ठीक है, आयरन, कॉपर, जिंक और सिल्वर में सबसे अभिक्रियाशील आयरन है। आयरन को ही यह विस्थापित कर दे रहा है, तो जो आयरन को विस्थापित कर देगा वो आयरन से भी ज़्यादा पावरफुल होगा। तो क्या कह रहा है? धातु B क्या होगा? सबसे अधिक अभिक्रियाशील होगा। फिर कहता है किसके बारे में? चूंकि B दूसरा नंबर सवाल के लिए कि चूंकि B सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। इसमें दूसरा नंबर सवाल इस सारणी को समझने के बाद में यहाँ दिया हुआ है नीचे,
है ना। दूसरा नंबर में कह रहा है कि धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए तो क्या होगा। तो कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर क्या होगा, कॉपर सल्फेट का विलयन कहाँ है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है दूसरे में। तो कॉपर सल्फेट के विलयन डालने पर क्या होगा, तो कह रहा है चूंकि बी सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, अतः जब बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में हम डाला जाएगा तो कॉपर को विस्थापित कर देगा। क्या करेगा वो, कॉपर को विस्थापित कर देगा। क्योंकि जो बी धातु है वह अधिक अभिक्रियाशील है, तो जाहिर सी बात है कॉपर को विस्थापित करेगा। जब यहाँ पर फेरस को विस्थापित, आयरन को विस्थापित कर दे रहा है तो कॉपर को भी विस्थापित कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया। फिर तीसरा नंबर सवाल कह रहा है इसी में कि धातु ए बी सी डी को अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में दिखाइए, लिखना है आपको। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, बी है। उससे पहले, उससे कम ए, उससे कम सी, उससे कम डी है। यानी ए बी सी डी में यहाँ आप देख सकते हैं कि जो डी नंबर में देख रहा है कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं। तो डी वाला जब कोई अभिक्रिया ही नहीं करेगा, इसका मतलब सबसे कम अभिक्रियाशील वही होगा, है कि नहीं है। जो हर जगह अभिक्रियाशील किया हुआ है, बी वाला को देखिए यहाँ विस्थापन और यहाँ कराया गया है, तो यहाँ कोई अभिक्रिया, लेकिन यहीं पर यह सबसे बड़का अधिकार है, सबसे अधिक यही होगा। फिर ए वाला को देखिए कोई अभिक्रिया नहीं, एक जगह विस्थापित किया है कॉपर को, जो कि फेरस से कमजोर है ना, उसको विस्थापित किया है, तो यहाँ पर ए वाला आ गया और लास्ट जो रह गया वो सी वाला हो गया। तो इस तरीके से हम अभिक्रियाशीलता की श्रेणी में इसको बैठा दिए ऊपर से नीचे तक। अब अगला सवाल में है 4 नंबर। 4 नंबर सवाल आपका कहता है कि अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो देखिए जब अभिक्रियाशील धातु को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है, तो यहाँ क्या कर रहा है कि अभिक्रियाशील धातु को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। लेकिन यहाँ जो आप ये वाला जो फार्मूला देख रहे हैं, इसका दूसरे का फार्मूला लिखा गया है। ये वो बात लिखा गया है जो ये सवाल पूछा है, और कह रहा है कि आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में पूछा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करने पर कौन गैस निकलती है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये एक आंसर हो गया। इसी में दूसरा बात पूछ लिया है कि आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो आयरन है यहाँ पर है, और H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक। इसके और भी नाम है, लिख देते हैं। आपको लिखना होगा तो आप भी लिख लीजिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसका और नाम होता है, इसको हम लोग ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसको हाइड्रोजन सल्फाइड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी कहा जाता है इसी को, इसी का ये सब नाम है। ठीक है, पूछता है परीक्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल का कोई और नाम बताएं, निम्न में से किसे सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके में सवाल भी पूछ लेता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। ये है जिंक। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं जिंक है, इसको आयरन सल्फेट यानी FeSO4 में डाला जाता है। तो जिंक क्या करेगा, आयरन को विस्थापित कर दिया। क्या कर दिया, आयरन को विस्थापित कर दिया। तो विस्थापित करने के कारण क्या हो गया, यह अलग हो गया। और कहता है कि जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से जिंक धातु आयरन को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है तथा सल्फेट बनाता है। क्या बनाता है, सल्फेट, यानी जिंक सल्फेट। अब क्वेश्चन नंबर 1 नंबर है, ये आगे किस पेज में है जरा देखिएगा, यहाँ पेज नंबर मेंशन नहीं है, पेज नंबर 54 नंबर में, 54 नंबर पेज में क्या कह रहा है, सवाल है 1 नंबर में कि सोडियम, ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम, क्या कह दिया गया है, सोडियम, ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखना है। देखिए सोडियम के लिए है
ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ये विन्यास है उसका, क्या है विन्यास। यानी ये सोडियम है, सोडियम के परमाणु संख्या कितनी होती है 11 होती है। ये उसका संकेत सूत्र है Na से सोडियम, सोडियम का संकेत सूत्र Na होता है। अभी लिखा जाता है ऐसे सोडियम, क्या लिखा जाता है सोडियम लिखा जाता है, लेकिन संकेत इसका किस चीज से है Na से है। काहे बताया गया था आपको क्लास में अगर ध्यान में हो तो, क्योंकि सोडियम का लैटिन नाम होता है नाइट्रियम। क्या होता है हाँ, तो नाइट्रियम के Na से इसके लैटिन नाम से इसका संकेत सूत्र निकला हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा इसका विन्यास करेंगे तो क्या होगा, पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8, 2 8 10 11 है, तो एक बाहर इलेक्ट्रॉन रहेगा 11। ठीक, तो इसी को हम क्या किए हैं इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना में, ई हो गया नाभिक, ई पहला कक्षा, तब पहला कक्षा में कई गो इलेक्ट्रॉन 2, दूसरे कक्षा में कई गो इलेक्ट्रॉन 8, और लास्ट कक्षा में 1 गो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसी तरह है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन में कितना होता है 8 गो होता है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है 8, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 है, तो पहला कक्षा में 2 गो ले लेगा, और रेस्ट कितना बचा 6 गो, तो उसके बाद वाला कक्षा में डाल देंगे उसको। ठीक है, माने पहला कक्षा में 2 गो रहबे करेगा। ठीक है, जैसे भी रहे। अब यहाँ देखिए मैग्नीशियम का कितना होता है परमाणु संख्या 12, और Mg इसका क्या होता है सिंबल होता है। विन्यास क्या हो गया 2 8 10, अब 2 12। पहला कक्षा में 2 गो, दूसरा कक्षा में 8 गो होता है, तो 8 गो हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, जो एक्स्ट्रा बच गया वो अगली कक्षा में लिख दिए। तो 2 गो 8 गो, और लास्ट कक्षा में 2 गो हो गया। अब है इसका दूसरा नंबर सवाल पहले का, कह रहा है कि इन यौगिकों में कौन से आयन उपस्थित है। नहीं, ये सवाल तीसरा है ना। दूसरा में कहता है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा Na2O एवं MgO का निर्माण करिए। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करके देखिए, ये MgO का निर्माण बनाए गए हैं। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण द्वारा Na2O एवं MgO का निर्माण। देखिए अब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, ये Mg है ना मैग्नीशियम। अभी पीछे हम क्या देखे हैं कि मैग्नीशियम के आखिरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन था 2 गो था, यहाँ 8, यहाँ 2, और यहाँ फिर 2, तो इसके आखिरी कक्षा में कै गो है 2 गो है, तो 2 गो यानी यह दे सकता है, 2 दे सकता है। और ऑक्सीजन को 2 गो का जरूरी है, कहे कि पहला कक्षा में 2 और आखिरी कक्षा में 6 गो है, तो एक 8 गो पुराने के लिए 2 गो चाहिए कि नहीं चाहिए, तो ये मैग्नीशियम से ले लेगा। किससे ले लेगा, इसका 8 पूरा हो गया, और इसका 2 गो निकल गया, तो इसका भी 8 पूरा हो गया। ठीक है, तो दोनों क्या हो जाएंगे संतुलित हो जाएंगे, और दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे बंधन बना लेंगे, और ये बंधन जो होता है बहुत मजबूत बंधन होता है। ठीक है, मतलब कि इसका पॉजिटिव साइन ये जो लेगा, ये जब देगा तो ये रिसीव करेगा, रिसीव करने वाले पे नेगेटिव साइन में चला जाता है, और देने वाले पे पॉजिटिव साइन रहता है। जैसे देखिए यहाँ पर Mg++ है, 2 दिया है, और ये ऑक्सीजन माइनस 2 गो लिया है, तब बना है MgO। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पर है सोडियम का। सोडियम जो है देखिए, सोडियम 2 गो है, N2 न लिखा है, Na2 लिखा है। ठीक लिखा था Na2O, यही फॉर्मूला है ना, उसका लिख रहा है। तो Na, एक Na यहाँ पर, एक Na यहाँ पर, तो ये Na जो है इसके आखिरी कक्षा में, सोडियम के आखिरी कक्षा में 1 गो रहता है, 1 गो यहाँ है, 2 गो हो गया, तो ये दोनों गोला के पास 1 गो है। ऑक्सीजन को जरूरी है 2 गो का, तो ये दोनों से मिलेगा, कहेगा जो हमारे 1 गो दीजिए, तो अब ये दे देगा, तो इसके भी आखिरी में 8 गो, इसके भी आखिरी में 8 गो, इसके भी आखिरी में 8 गो हो जाएगा। तो ऐसे करके सभी के आखिरी में 8 गो हो गया, और 8 गो करने से सोडियम मिलके Na2O बना दिया। ठीक है, छूटेगा नहीं ना परीक्षा में, अगर ऐसा सवाल पूछ लेता, एकदम नहीं छोड़ना है। सवाल का हड्डी गुड्डी छटका के आना है परीक्षा में, है नु, इना के जइया तो सवाल के हड्डी गुड्डी ना छटके।
जैसा सवाल वैसा जवाब देख के आइएगा। चलिए अब है 3 नंबर इसका कि इन यौगिकों में कौन से आयन उपस्थित हैं। तो देखिए Na2O में सोडियम धनायन और ऑक्सीजन ऋणायन है, जबकि MgO में मैग्नीशियम धनायन और ऑक्सीजन ऋणायन है। समझ में आ गया कौन कौन से आयन है। जैसे आपने देखा ना यहाँ पर अभी जो हम बता रहे थे, यहाँ पर देखिए इस सोडियम कौन सा आयन है, धनायन है, ऑक्सीजन ऋणायन बनाया है। यहाँ मैग्नीशियम कैसा आयन है, धनायन है, ऑक्सीजन ऋणायन है। और यही पूछ रहा है कौन कौन सा आयन है, तो नहीं बता देंगे, जब वही कमवे की है वो बताइए की। चलिए अब है 2 नंबर सवाल इसका। 2 नंबर सवाल में क्या दिया है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। अब बतावा ये बात कि मजबूत आदमी को हराने में ताकत लगेगा कि कमजोर को। कम नहीं के देखा लेकर एक कमजोर आदमी को हराने में तोरा ताकत लगेगा नहीं। जो मजबूत है ना उसको हराने करने में, उसको परेशान करने में आपको एनर्जी खर्च होगा। तो परमाणु से ज़्यादा मजबूत आयनिक बंधन से बना हुआ आयन होता है। समझ में आया बात। आयनिक बंधन से जो यौगिक बने होते हैं वो परमाणुओं से अधिक ज़्यादा मजबूत होते हैं, क्योंकि कल परमाणु में और आयन के बीच में अंतर में पढ़ाया गया था कि परमाणु अस्थिर होते हैं लेकिन आयन स्थिर होते हैं, पढ़ाया गया था अंतर में। यहाँ देखिए कहता है कि आयनिक यौगिकों का निर्माण विपरीत आवेश आयनों के बंधन से होता है, उनके कारण। यानी कि एक पर प्लस का चार्ज है, एक पर माइनस का चार्ज है, वो दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो एक दूसरे को मजबूती से पकड़ के रखते हैं। तो जहाँ मजबूती से पकड़ बनी हुई है वहाँ पर उसको तोड़ने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, यानी हमें ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। जब ऊर्जा को ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी तो इसीलिए आयनिक यौगिकों का गलनांक क्या होता है, उच्च होता है, हाई होता है। यानी इन्हें गलाने के लिए हमें हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। की बात समझ में आ गया। पेज नंबर 59 निकालिए। 59 है। निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। अभी बताइए खनिज, अयस्क और गैंग, ये सब चीज़ें बता दी गई हैं कि नहीं क्लास में आपको। ये खनिज क्या है, अयस्क क्या है, गैंग क्या है, बता दिया गया है कि नहीं। फिर भी देखिए यहाँ पर खनिज क्या है कि तत्व या यौगिक जो पृथ्वी की भूपर्पटी से हमें प्राप्त होते हैं, जमीन से जो हमें प्राप्त होते हैं वो तत्व और यौगिक क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। अयस्क क्या कहा जाता है, एक्चुअली अयस्क खनिज का ही रूप है, लेकिन अयस्क में कोई विशेष प्रकार का खनिज ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, वह उस तत्व का खनिज कहा जाता है। देखिएगा वैसे खनिज जिसमें किसी विशेष धातु या तत्व की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे धातु निकालना आसान होता है और लाभदायक होता है, तो उसको क्या कहते हैं हम, अयस्क कहते हैं। ठीक है, कोई डाउट है इस पर। चलिए अब है गैंग। बताए थे कि नहीं कि समाज में भी कचरा सब क्या करता है, गैंग बना के चलता है। उसी तरीक़े से धातु अधातु में भी जो कचरा है वो गैंग कहलाता है। क्या कहलाता है, गैंग कहलाता है। यानी पृथ्वी की भूपर्पटी से प्राप्त अयस्क में पाई जाने वाली अशुद्धियाँ क्या है, जैसे कि मिट्टी, बालू, ये सबको क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। गैंग बना के चलता है ये सब। अभी चलिए यहाँ पर दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर सवाल में क्या कहता है कि 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। मुक्त अवस्था में सोना और चांदी बहुत कम रिएक्शन करता है, बहुत कम। सोना को किसी से रिएक्शन करते हुए देखें आप, सोना में जंग लगता हुआ देखें कभी। सोना रख दीजिएगा, जो साफा खराब का सोनवा किनाले कम दाम के सोनार से उहे कर दिया जाता होगा, वहीं टूट जाता है, वहीं ख़राब हो जाता है। लेकिन जो एकदम सोना, अच्छा सा सोना है, उसको आप किसी से अभिक्रिया करते नहीं देखिएगा, उसको जल्दी ख़राब होते नहीं पाइएगा। तो सोना और चांदी, ठीक है, ये सब कम अभिक्रियाशील होते हैं। 3 नंबर है कि धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है।
तो अवकरण अभिक्रिया का, किसका? अवकरण अभिक्रिया का। किसी भी वस्तु से ऑक्सीजन को हटाने के लिए हमें अवकरण करना पड़ेगा। पढ़ाए थे, अवकरण में ऑक्सीजन हटता है और हाइड्रोजन सटता है आके। ऑक्सीजन हटेगा, हाइड्रोजन सटेगा, तब उसको बोलेंगे अवकरण। ऑक्सीजन जुटेगा, हाइड्रोजन हटेगा, तब उसको बोलेंगे ऑक्सीकरण। ठीक है, तो हमें कौन सी अभिक्रिया करनी पड़ेगी? अवकरण अभिक्रिया करनी पड़ेगी, तभी तो ऑक्साइड से धातु को प्राप्त करेंगे। पेज नंबर 61, 61 नंबर पेज निकालिए। देखिए 61 नंबर पेज पर ये जो सवाल है ये किताब में किए हुए थे और उसी समय इसको लिख दिया गया था कि बुक में है। वैसे आप बुक में कर बताते हैं, आप करिएगा। आप लोग भी जो अभी ऑनलाइन देख रहे हैं यूट्यूब पर, अपने किताब निकालिए और किताब में ही इसे आप करेंगे। कहा गया है यहाँ पर, देखिएगा, ये सामान्यतः पॉसिबली आप लोगों को दिख रहा होगा, इसमें दिख रहा है कैमरा में, देखिए तो दिख रहा है। चलिए, तो इस तरीके से यहाँ पर जिंक, मैग्नीशियम एवं कॉपर के धात्विक ऑक्साइडों में निम्न धातुओं के साथ गर्म किया जाता है। देखिए कह रहा है जिंक, मैग्नीशियम एवं कॉपर के धात्विक ऑक्साइडों को गर्म कर रहा है। ठीक है, अब उनकी धातुओं के साथ, जैसे जिंक के ऑक्साइड को, किसके ऑक्साइड को? जिंक के ऑक्साइड को अगर हम जिंक के साथ ही गर्म करें तो कोई विस्थापन करेगा वो, क्योंकि जिंक का ऑक्साइड है, जिंक से ही हम उसको अभिक्रिया करा रहे हैं। लेकिन उसे मैग्नीशियम से अभिक्रिया कराइएगा तो क्या करेगा? विस्थापित कर देगा, क्योंकि मैग्नीशियम जो है ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, जिंक से, और कॉपर से कोई प्रभाव उसको नहीं पड़ेगा, कॉपर कम अभिक्रियाशील होता है। अब दूसरा है मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ यदि जिंक हम मिलाएं मैग्नीशियम के साथ, तो जिंक मैग्नीशियम को अलग नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं, बाकी यह किसी को अलग नहीं करेगा, ना मैग्नीशियम को, ना जिंक और ना ही कॉपर। ये तीनों का तीनों जो है, चूँकि मैग्नीशियम से अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड का आप कराइएगा अभिक्रिया, किससे? मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड का, तब उसमें तो मैग्नीशियम ही है। बाकी ना उसे जिंक मैग्नीशियम को हटाएगा ऑक्साइड से और ना ही कॉपर हटाएगा। ठीक है, अब है कि कॉपर ऑक्साइड, कौन सा ऑक्साइड? कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड का अभिक्रिया जब जिंक से कराएंगे तो जिंक कॉपर को अलग कर देगा। जिंक क्या करेगा? कॉपर को अलग करेगा। फिर कॉपर ऑक्साइड का यदि मैग्नीशियम से कराएंगे तो मैग्नीशियम कॉपर को अलग कर देगा, तब विस्थापन हो जाएगा वहाँ पर। और फिर यहाँ पर कॉपर से कॉपर ऑक्साइड में करिएगा तो कोई प्रक्रिया प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो वहीं लिख दिया गया है, आप लोग भी अपने किताब में नोट कर लीजिएगा। यहाँ कॉपर ऑक्साइड में नीचे लगातार जिंक वाले सेक्शन में और मैग्नीशियम वाले सेक्शन में विस्थापन लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? विस्थापन। चलिए, कह रहा है किस स्थिति में विस्थापन अभिक्रिया घटित होगी, वही सवाल पूछ रहा था। तो आप किस स्थिति में विस्थापन अभिक्रिया घटित होगी बन गया, समझ में आ गया। 2 नंबर सवाल कह रहा है कि कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है, आसानी से खराब नहीं होता है, कौन धातु है? ठीक है, तो सोना चांदी अभी पढ़े हैं, अभिक्रियाशील कम होता है। सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, जिंक, ये सब कम क्रियाशील धातु है, बहुत कम क्रियाशील है, कम क्रिया करता है, तो ये आसानी से संक्षारित नहीं होता है, जल्दी खराब नहीं होता है। अब अगला सवाल आपका है 3 नंबर में, 3 नंबर में, और 3 नंबर के साथ साथ इस चैप्टर का जो अंदर के प्रश्न है वो भी समाप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर मिश्रातु क्या है? देखिए एक्चुअली मिश्रातु मिश्र धातु को ही कहा जाता है। मिश्रातु किसे कहा जाता है? हाँ, लिखा है मिश्रातु, ये मिश्र धातु को ही कहा, मिश्र हाँ धातु को ही कहा जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं रखिएगा। ठीक है, तो कह रहा है 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्रातु कहते हैं। अब स्टेनलेस स्टील, ठीक है, एक मिश्र धातु है जिसे लोहा, क्रोमियम, निकेल, पढ़ाए थे कि नहीं कि लोहा, क्रोमियम और निकेल को अगर मिलाएंगे तो हमें स्टेनलेस स्टील बनेगा, जो चमकता है, साइकिल का रिंग वगैरह हो गया जिसमें जंग नहीं लगता है, बताए थे। हाँ, बहुत दिन उसको पानी में एक सूर से साफा भिजाते रहिएगा, आप पूछिएगा नहीं तो जंग पकड़ लेगा। खाली साफो करते रहिएगा तो जंग पकड़ने वाला नहीं होता वो। हाँ, चलिए अब आइए अपने अभ्यास में।
अभ्यास के क्वेश्चन नंबर 1 जो है ऑब्जेक्टिव सवाल है। सवाल में कहा गया है कि निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। युगल विस्थापन यानी द्विविस्थापन, युगल विस्थापन माने द्विविस्थापन, यानी दोनों तरफ जो है वह दोनों जो है, जैसे हम लोग कॉपर सल्फेट सोडियम ऑक्साइड ये सब पढ़े सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो दोनों जो है दोनों को अलग करते हैं। ठीक है, दोनों में से द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ये में इसमें कह रहा है इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। क्या आंसर होगा, डी, कि ये जो सिल्वर नाइट्रेट है एजी किसको बोलते हैं, सिल्वर के संकेत है को एजी। तो सिल्वर नाइट्रेट विलयन में जब कॉपर धातु से हम अभिक्रिया कराएंगे तो कॉपर क्या करेगा, इसको अलग कर देगा। क्या कर देगा, अलग करेगा। तो ये हो जाएगा आपको डी। अब फिर कहता है 2 नंबर सवाल में कि लोहे के फ्राइंग पैन जो होता है लोहा का ना, फ्राइंग पैन होता है जिसमें अंडा आजकल ठंडी के टाइम एकदम जाके तरवा के केन वगैरह सब क्या क्या खाता है, रोल सब है कि नहीं है, तरवा के को जंग लगने से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है। ठीक है, मतलब अगर लोहा का आपको पैन है आपके पास में, जैसे घर में हमने क्या तावा ना उखाले तावा ना, तो तावा है, तो तावा में जंग लगने से कैसे बचाएंगे हम तावा को, वो है कह रहा है ग्रीस लगा के, पेंट लगा के, सी में जिंक की परत चढ़ाकर, ऊपर के सभी। क्या आंसर है, जिंक की परत चढ़ा करके। देखिए इसमें जो है खाना जो खाया जाता है, अब मोबिल ऊपर नहीं गिराइएगा जी, बर्तन पर ग्रीस लगाइएगा कि नहीं खराब हो, वो हम लोग खाएंगे ही नहीं, है कि नहीं। तो उसको बचा सकते। इसमें तेल लगाना नहीं दिया तो तेल लगा के कह सकते थे कि चूँकि तावा पर तेल लगा के धो देंगे रोटियों बनेगा, तो कोई बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद लेकिन एक चीज़ है, जिंक की परत चढ़ाकर, जिंक की परत चढ़ाकर हम उसे खराब होने से बचा सकते हैं। वही बात यहाँ लिखा हुआ है। अब है 3 नंबर में क्या कहता है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व क्या हो सकता है। तो कोई भी धातु जो है, धातु का जो ऑक्सीजन है, धातु ऑक्सीजन, वह धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा। ठीक है, जैसे आपको सोडियम हो गया, सोडियम ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया करे, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करे, ये सब का सब धातु है ना है। तो कोई भी धातु जब अभिक्रिया करेगा तो कह रहा है उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाएगा, ऐसा यौगिक बनाएगा जिसको गलाने के लिए हमको बहुत ज़्यादा गर्मी देना पड़े। तो कह रहा है कि यह यौगिक जल में विलय और वो यौगिक पानी में घुल भी जाएगा। तो बताना है यह तत्व कौन सा होगा, वो कौन सा तत्व होगा, तो वो होगा कैल्शियम। कौन सा तत्व होगा, कैल्शियम। क्योंकि कैल्शियम क्या होता है, इसका भी ये भी बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, पढ़े थे कि नहीं हम लोग। तो कैल्शियम भी अभिक्रियाशील होता है। कैल्शियम को जब धातु से हम क्या कराएंगे, अभिक्रिया कराएंगे, तो हमें उच्च गलनांक वाला यौगिक मिलेगा। यानी कैल्शियम ऑक्साइड जल में घुलनशील होता है। कैल्शियम का ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे, क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड जल में घुल जाएगा, यानी जल में विलय होता है। इसका गलनांक भी क्या होता है, काफ़ी उच्च होता है। लेकिन जबकि सिलिकॉन और लोहे का जब ऑक्साइड बनाइएगा तो पानी में नहीं घुलता है। इसमें ऑप्शन दिया है ना, सिलिकॉन और लोहा, तो ऑप्शन को भी समझाया गया है कि सिलिकॉन और लोहा दोनों का ऑक्साइड बनाने पर जल में घुलनशील नहीं होता, वो नहीं घुलता है। और कार्बन तो खैर गैस ही है, इसका ऑक्साइड बनाने पर कार्बन डाइऑक्साइड होगा, पानी में घुलेगा, लेकिन ये गैस है। ठीक है, धातु नहीं है। अब देखिए 4 नंबर सवाल में है कि खाद्य पदार्थ में के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि खाद्य पदार्थ के डिब्बा पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है। क्यों टीन का लेप होता है, तो टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है। पहला बात, टीन से ज़्यादा जिंक महंगा है। दूसरा, टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है। तीसरा, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। चौथा, टीन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। तो क्या आंसर होगा इसका, अधिक अभिक्रियाशील है। यानी टीन जल्दी अभिक्रियाशील होकर खाना आपका बर्बाद नहीं करेगा, लेकिन जिंक कर देगा, इसीलिए टीन को उस पर लगाया जाता है जिंक के स्थान पर। 5वां नंबर सवाल है कि आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब,
तार एवं स्विच दिया जाए। क्या क्या दिया गया है? हथौड़ी नहीं क्या मिला? हथौड़ी भी है, एगो हथौड़ा दे दिया गया है, बल्ब है, बैटरी है, तार है और स्विच है। कहा जा रहा है इनका उपयोग कर धातुओं एवं अधातुओं के नमूने के बीच आप विभेद कैसे करेंगे। जैसे आपके पास यहाँ पर हथौड़ा रख दिया गया है, बैटरी है, बल्ब है, तार है, और हमने आपको कुछ धातु दे दिया, कुछ अधातु दे दिया। हम बोले कि इस सामान का उपयोग करिए, और इस सामान का उपयोग करके इस सब में से सूत गेल का सो गई, पढ़ रही है ठीक है। तो सामान का उपयोग करके आपको क्या पता करना है, ये कौन धातु है और कौन अधातु है। तो जब सामान का उपयोग कर हथौड़ी से अगर मारिएगा, हथौड़ी से मारिएगा और सामान फूट गया तो धातु होगा? नहीं होगा। एक सोडियम हो सकता है कि वो हो, है ना, लेकिन सोडियम को काटा जाता है, वो फूटेगा नहीं, वो कटता है कि नहीं। अब तोरा मिल्क केक दे दिया जाए, कहा जाए हथौड़ी से। मिल्क केक समझते हैं? मिठाई है नहीं, इस तरह होता है ना, चरकुटा चरकुटा टाइप के, हल्का पीला पीला कलर के मिठाई होता है वो, ठीक है। खोआ के जैसा दिखता है थोड़ा बहुत, है ना। हाँ, तो उसको आप काट सकते हैं, ना कि भड़का सकते हैं। लेकिन हथौड़ी से मार के भड़का दीजिएगा ओकरा नहीं, कटाएगा, वही में चिपटा उपटा हो जाएगा कि नहीं। सोडियम का भी कुछ वैसा ही हालचाल होता है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि तो आप हथौड़ी से मारिएगा, चेक करिएगा, जो जन फूट जाएगा हुआ धातु होगा। हथौड़ी का इस्तेमाल हो गया। अच्छा, अब अगर हथौड़ी का इस्तेमाल नहीं, आपको बैटरी, बल्ब, तार और स्विच हो, आपको मालूम है कि धातु का गुण होता है कि उससे होकर इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाए। तो हम धातु का इस्तेमाल करेंगे, और धातु का इस्तेमाल करेंगे, बैटरी में जोड़ेंगे, फिर बैटरी से तार निकाल के धातु में लगाएंगे, धातु का एक सिरा बॉल में जोड़ेंगे, बीच में एक साइड में स्विच लगाएंगे, ऑन करके देखेंगे, जल जाएगा तो जिसमें लगाए हैं वो धातु होगा, और नहीं जलेगा तो वो अधातु होगा। तो वहीं सब पूरा प्रक्रिया यहाँ पर दिया गया है। लिखा गया है कि वस्तु लेकर उसमें तार के माध्यम से बैटरी से जोड़ेंगे तथा वस्तु को बल्ब से जोड़ देंगे एवं परिपथ में स्विच लगा देंगे। स्विच को ऑन करने पर यदि बल्ब जल जाएगा अर्थात वस्तु धातु होगी, अन्यथा अधातु होगी। कहता है पुनः वस्तुओं को हथौड़े से मारकर देखेंगे, यदि वस्तु टुकड़ों में टूट जाएगा तो वह अधातु होगा, और नहीं टूटेगा तो धातु होगा। टूट गया वस्तु, नहीं टूटा रे, तो तुरले कब जे टूटना ना रे। चलिए यहाँ पर क्या कहता है, 6 क्या है, बी नंबर ना। तो बी में क्या कहता है कि धातुओं एवं अधातुओं में विभेदन के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिता का आकलन कीजिए, कि ये परीक्षण कितना ज़्यादा उपयोगी हैं, इसका क्या कोई दिक्कत है? चल जाओ, बाहर जाओ, दिक्कत हो रहा है तो चल जाओ, हटना रे, चलो हट जाओ। आए साथ में जाना करना चाहिए, चल जा तू, चल जा। ना उल्टी हो, जब मार के उल्टी करा के आइए नाली के पास चल जाना, जल्दी हो जाएगा, आराम से खोलिए गेट, जाइए। चलिए आगे टॉपिक में बढ़ते हैं। बी नंबर, धातुओं एवं अधातुओं के विभेदन के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिता बताइए। क्या होगा इन परीक्षणों की उपयोगिता, जरा पढ़िएगा। क्या दिया है कि चूंकि अधातुओं में ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का चालन करता है, यानी एक अधातु हमें ये भी मालूम है जो विद्युत को का चालन करता है, परंतु यह आघातवर्ध नहीं होता है। अतः धातुओं एवं अधातुओं के विभेदन के लिए इन परीक्षणों को करना जरूरी होता है। मतलब कि हम जब करंट पास कराएंगे तो देखेंगे कि करंट पास करा रहे हैं तो ग्रेफाइट से होकर भी करंट चल जा रहा है, तो ग्रेफाइट को उठा के तो हम छांट लेंगे धातु के तरफ, फिर जब सब छांट लेंगे तो हथौड़ी से मार मार के चेक करेंगे। तो जो अधातु है जैसे ग्रेफाइट, जो पेंसिलवा में नहीं लगा रहता है करिया का जैसे हम लिखते हैं, उसको हथौड़ी से मारिएगा तो टूटेगा कि बचेगा?
टूट जाएगा। तो टूट जाएगा तो वो धातु है ये नहीं है, तो वो टूटने से छट जाएगा। तो ये इसका क्या है, एक उपयोगिता का आकलन आपको समझ में यहाँ पर आया दिख गया। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 6 नंबर अगला सवाल के खोपड़ी में छेद कर देना है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है? उभयधर्मी यानी ऐसा ऑक्साइड जो क्षारीयता का भी गुण प्रदर्शित करे और अम्लीयता का भी गुण प्रदर्शित करे, ऐसा ऑक्साइड क्या होता है? उभयधर्मी होता है। 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों का नाम भी लिखना है, जरा देखिएगा। वैसे ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण दिखाते हैं तो उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपसे उभयधर्मी है, मतलब ये अम्लीय का भी गुण दिखाता है और क्षारीय भी गुण दिखाता है। ठीक है, ये दोनों के दोनों, तो 2 नाम हो गए। अगले आइए 7 नंबर सवाल। 7वां नंबर सवाल क्या कहता है कि 2 धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे तथा 2 धातु जो ऐसा नहीं कर सकते हैं। देखिए 2 धातुएं जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे उनका नाम है जिंक और मैग्नीशियम। जिंक और मैग्नीशियम। जिंक क्या करेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्या निकाल देगा, हाइड्रोजन को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया और जिंक सल्फेट बना लिया। क्या बना लिया, जिंक सल्फेट। और मैग्नीशियम भी क्या करेगा, HCl से H निकाल देगा और क्लोरीन यहाँ H निकल गया और मैग्नीशियम क्लोराइड बना लिया। ठीक है, तो जिंक और मैग्नीशियम जो है वह 2 ऐसा धातु है जो तनु अम्ल है। ये दोनों के दोनों कैसे अम्ल है, तनु अम्ल है। तनु अम्ल से हाइड्रोजन को क्या कर देगा, विस्थापित कर दिया है विस्थापित। ठीक है, तो इसका नाम हो गया जिंक। और 2 धातु जो ऐसा नहीं करेगा वो है कॉपर और सिल्वर। ये सब कम अभिक्रियाशील होता है, तो कहाँ से करेगा बेचारा, कमज़ोर है ना, तो कैसे विस्थापित करेगा। अब आइए यहाँ पर 8वां नंबर सवाल में क्या कह रहा है। 8वें नंबर सवाल में कह रहा है कि किसी धातु M के विद्युत अपघटनी परिष्करण में आप एनोड, कैथोड एवं विद्युत अपघट्य कैसे बनाएंगे। तो कह रहा है कि किसी धातु M के विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातुओं को एनोड के रूप में, शुद्ध धातुओं को कैथोड के रूप में एवं धातुओं के लवण का उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में करेंगे। विद्युत अपघटनी परिष्करण क्या है, जैसे सोडियम और क्लोरीन, माने सोडियम क्लोराइड का जब हम पानी में रखेंगे उसका इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके वो पिन पर सोडियम और क्लोरीन अलग अलग करते हैं, हम लोग पढ़ाए थे विद्युत अपघटन। तो जब वो विधि आप करेंगे ना, 1 सेकंड रुक जाइए, हो गया, कर ली उल्टी। उल्टी हो गया, बड़ा अच्छा बात है। चलिए, हाँ, तो बता रहे थे हम आपको विद्युत अपघटन। तो विद्युत अपघटन से परिष्करण करेंगे तो जो अशुद्ध धातु होता है ना वो कहाँ जाकर बैठता है, एनोड पर। कहाँ जाकर बैठता है, एनोड पर। और जो शुद्ध धातु है वो कहाँ जाकर बैठता है, कैथोड पर। तो अशुद्ध धातु को हम एनोड बना देंगे और शुद्ध धातु को कैथोड बना देंगे, और जो लवण हो, धातु का जो लवण होगा उसको विद्युत अपघट्य के रूप में उपयोग कर लेंगे। ठीक है, अगला सवाल 9 नंबर सवाल में कह रहा है कि प्रत्यूष ने सल्फर चूर्ण को स्पैचुला में लेकर उसे गर्म किया। चित्र में जो देख सकते हैं, आप देख रहे हैं चित्र जो दिखाया गया है। हाँ, तो कह रहा है चित्र के अनुसार एक प्रखनली को उल्टा करके उसने उत्सर्जित गैस को एकत्र कर लिया। जैसे कि बर्नर लगा दिया, यहाँ पर एक बर्नर लगा हुआ है, इससे आग निकल रही है। यहाँ पर चम्मच में हम धर देंगे घी। ठीक है, मानते हैं घी रख देंगे, उसने क्या रखा है, सल्फर का चूर्ण रखा है। हम घी का मानते हैं कि चम्मच में हम क्या रख दिए, घी रख दिए हैं। घी गर्म होगा तो धुआं निकलेगा, ऊपर से एगो बोतल हैंगा लगा देंगे तो धुआं कहाँ, बोतल में नहीं चल जाएगा। तो उसी तरीक़ा से इसने भी किया है ना। आप लोग भी अपने किताब में ज़रा क्वेश्चन पर नज़र दीजिएगा। आप लोग देखिए तो क्वेश्चन पर दिख रहा है कि नहीं कि वो कैसे बर्नर पर किया है, उसके बाद ऊपर से लगा दिया एक प्रखनली, है ना। हाँ, तो कर रहा है कि गैस की क्रिया क्या होगी सूखे लिटमस पत्र पर एवं आर्द्र लिटमस पत्र पर। गैस कैसा काम करेगा, जो गैस ऊपर गया है, जो उसमें भरा है सल्फर चूर्ण को गर्म करने पर जो गैस निकला है,
वो गैस सूखे लिटमस पत्र के साथ कैसा व्यवहार करेगा और आर्द्र लिटमस पत्र यानी नमी वाले लिटमस पत्र के साथ कैसा व्यवहार करेगा, ये कह रहा है। तो कह रहा है यहाँ पर कि जब सल्फर को हवा में गर्म किया जाता है तब वह सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। कैसा बनाता है? सल्फर डाइऑक्साइड। और चूंकि सल्फर डाइऑक्साइड का क्वालिटी क्या होता है? अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय व्यवहार करता है सल्फर डाइऑक्साइड। कैसा व्यवहार करता है? अम्लीय व्यवहार करता है। तो सूखे लिटमस पत्र पर क्या करेगा सल्फर डाइऑक्साइड? जब सूखा लिटमस पत्र होगा तो सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का होता है, फिर भी यह सूखे लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं करेगा। चूंकि लिटमस पत्र कैसा है? सूखा है, तो कोई प्रभाव नहीं करेगा। लेकिन कहता है कि प्रभाव नहीं करेगा क्योंकि अम्ल या क्षार बिना जल के लिटमस पत्र का रंग नहीं बदल सकते हैं। यानी जल चाहिए तभी लिटमस पत्र का रंग बदलेगा। अब इसका क्या है? ए का 1 और 2 और आर्द्र का रंग बदल देगा। आर्द्र का रंग क्यों बदलेगा? क्योंकि उसमें जल है और ये अम्लीय प्रकृति का है। तो अम्लीय प्रकृति का है तो क्या करेगा? लिटमस पत्र का रंग कैसा कर देगा? यहाँ पर लाल कर देगा। कैसा कर देगा? लाल कर देगा। और कहीं लाल लिटमस पत्र हुआ तो नीला कर देगा? नहीं, वहीं रह जाएगा। अम्ल है ना, नीला कैसे कर देगा? देखिए, तो आर्द्र लिटमस पत्र पर क्या है? उसे लाल कर देगा। कैसा कर देगा? लाल कर देगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर, अब इस सल्फर और ऑक्सीजन, इसका बी नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि ऊपर की अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखे। देखिए, सल्फर जो है वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हुआ? गर्म हुआ। क्या हुआ? तो क्या बनाया? सल्फर डाइऑक्साइड बनाया। क्लियर? चलिए 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए 2 तरीका बताइए। चलिए बताइए आप लोग, लोहा से जंग लगने का 2 तरीका कैसे बचा सकते हैं? हाँ, जंग लगने से बच जाएगा। तुमको क्या लगा है? हमको लगा है जंग कैसे लग जाएगा। लोहा को बचाया कैसे जा सकता है वरुण, तुम बताओ। और दूसरा कोई उपाय? पेंट कर देंगे। और तू बताओ सुधा। बताइए। पेंट कर देंगे। और लोहा का हम ये भी तो कर सकते हैं, या सदलेपन जिंक का परत चढ़ा सकते हैं उस पर, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं उसका। देखिए है जस्तीकरण जिसको कहते हैं, किया जा सकता है। लोहा पर पेंट ग्रीस लगाया जा सकता है, ठीक है। और उससे उसको क्या किया जा सकता है? बचाया जा सकता है। अपना साइकिल के चैन खराब होता है तो क्या करते हैं आप लोग? लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? तो वो याद नहीं है। यहाँ देखिए 11 नंबर सवाल क्या कहता है कि ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती हैं? तो जब ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होंगी तो अधातुएं तो अम्लीय ऑक्साइड बनाएंगे। कैसी बनाएंगी? अम्लीय। जैसे सल्फर है, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया है तो क्या बना है? सल्फर डाइऑक्साइड बना है। और सल्फर एक अधातु है। सल्फर एक अधातु है। जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा। ये ऑक्साइड कैसा होगा? अम्लीय होगा। कैसा होगा? अम्लीय होगा। तो कह रहा है कैसा बनाता है? तो अम्लीय बनाता है। कोई दिक्कत है? ये सब कितना आसान चीज़ है, सब आप पढ़े हुए हैं। खाली थोड़ा दिमाग लगा दीजिएगा तो सारा आंसर आप कर रहिएगा। कारण बताना है। ए में कह रहा है कि प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। किसका किसका उपयोग? प्लेटिनम का, सोना का, चांदी का। हीरा जो ये सोना, प्लेटिनम सोना और चांदी का उपयोग किस काम में किया जाता है? आभूषण बनाने में, गहना वहना बनाने में किया जाता है। कह रहा है यहाँ पर क्योंकि वायु, जल, वायु, अम्ल आदि से अभिक्रिया नहीं करता है। यानी सोना ना जल से करेगा अभिक्रिया, ना हवा में से करेगा, वह हवा में उपस्थित अन्य गैसों से, और ना ही अम्ल से करेगा। नहीं करेगा अभिक्रिया, तो जिस कारण यह संचारित होने से बच जाता है। तो इनका चमक बरकरार रहता है। कोई भी चाहता है कि चमकीला सामान ही पहने हम, उसी से हमारा गहना तैयार हो, तो इसीलिए आभूषण में उपयोग इसका किया जाता है। इसका अगला सवाल कह रहा है बी में कि सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। काहे? सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम बहुत ज़्यादा क्या होता है?
क्रियाशील होता है, और क्रियाशील होने के कारण इसे कहाँ रखा जाता है? तेल में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? तेल में रखा जाता है। ज़्यादा अभिक्रियाशील होने के कारण ये कहाँ? खुली हवा में नहीं रखा जाता है, इन्हें कहाँ रखा जाता है? तेल में रखा जाता है। सी में कह रहा है एल्युमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन के लिए क्यों किया जाता है? किया जाता है, इसका कारण बताना है। अभिक्रियाशील धातु है तो कहता है, यहाँ तक तो हो ही गया है, ये बात समझ गए ना, ये वही बात है उत्सर्जित ऊष्मा उष्मा करके है। अब देखिए एल्युमिनियम हवा में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। इस एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक परत एल्युमिनियम पर चढ़ जाती है, जो एल्युमिनियम को पुनः ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने तथा खराब होने से बचाती है। ऐसा एल्युमिनियम ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। ऐसे ही गुण के कारण इसे एल्युमिनियम का अभिक्रियाशील होने के बाद भी इसका उपयोग किस चीज़ में किया जाता है? खाना बनाने वाले बर्तन में किया जाता है। हम आपको इससे पहले एल्युमिनियम का संक्षारण रोक सकते हैं, जिस समय लोहा का बताए थे, एल्युमिनियम का बताए थे, कॉपर का बता रहे थे। एल्युमिनियम में बताए थे कि एल्युमिनियम के ऊपर क्या किया जाता है? उसके ऊपर लेप लग जाता है, ऑटोमेटिक एल्युमिनियम का ऑक्सीजन से संपर्क करेगा और एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, जो कि एल्युमिनियम के ऊपर एक परत बन जाता है, और वो क्या करता है? एल्युमिनियम को खराब होने से बचाता है। तो एल्युमिनियम चूँकि खराब होने से बचेगा, तो खराब होने से बचेगा और अभिक्रियाशील भी है, तो जब वहीं और ऊष्मा का अच्छा चालक होने के वजह से उसको बर्तन का बनाने में उपयोग किया जाता है, ताकि गर्मी जो है बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करके आपको खाना को जल्दी जल्दी पका दे। अब आपको ऐसा सामान दे दिया जाए जो सामान वो चीज़ें जल्दी गर्म नहीं हो, समझ रहे बात, तो आपका खाना जल्दी बनेगा। ऐसा चाहिए जो उसको हीट जल्दी एब्जॉर्ब करके और खाना को पका दे, ठीक है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन इसका डी नंबर सवाल में क्या कहता है कि निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, ऐसा क्यों? कहता है कि सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातुओं को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अपेक्षाकृत अधिक आसान होता है। यानी अगर कोई वस्तु का सल्फाइड है, किसी वस्तु का कार्बोनेट है, तो उन दोनों से हमें प्राप्त करना हो तो हमें थोड़ा ज़्यादा प्रक्रिया करना पड़ेगा। तो इनको हम किस चीज़ में चेंज कर देते हैं? ऑक्साइड में चेंज करते हैं, और ऑक्साइड से धातु निकालना आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये कहता है इसलिए निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्क को किस में बदल दिया जाता है? ऑक्साइड में बदल दिया जाता है। 13 नंबर सवाल पढ़िए। 13 नंबर सवाल में क्या कहता है कि अपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। इस खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं और ये क्या प्रभावी हैं, बताना है। यानी खट्टा सामान नींबू से अक्सर पायल वेल धोते हुए देखते हैं कि नहीं? नींबू से लोग सोचता है जंग उंग छोड़ा दें, कोई ख़राब चीज़, दाग पकड़ने वाला चीज़ को नींबू से हटाने का प्रयास लोग करता है। तो वही कह रहा है सवाल कि आपने तांबा का बर्तन जब गंदा हो जाता है तो नींबू से चाहे इमली के पानी से अगर साफ़ किया जाए तो जल्दी छूट जाएगा। ऐसा क्यों होता है? तो कह रहा है कि तांबे से बने बर्तन वायु में उपस्थित गैसों से प्रतिक्रिया कर अपने ऊपर कार्बोनेट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? कार्बोनेट बना लेते हैं, और कार्बोनेट बनाने के कारण यह गंदे हो जाते हैं। अब गंदा हो गया तो कहता है कार्बोनेट किस प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का। तो क्षार को कौन हल्का करेगा, मतलब कि उदासीन करेगा? अम्ल करेगा। तो जब इन बर्तनों में नींबू या इमली के रस से अम्लीय प्रकृति का जो होता है, इनसे रगड़ा जाता है तो क्षारीय प्रकृति कार्बोनेट की परत हट जाती है। क्या हो जाती है? हट जाती है, और बर्तन कैसा हो जाता है? फिर से चमकने लगता है। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गया होगा। धातु अधातु का अंतर है। अब बताइए धातु अधातु का अंतर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि नहीं? कि धातु तनु अम्लों से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, और अधातु तनु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करता है। धातु ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्षारीय प्रकृति की ऑक्साइड बनाती है, लेकिन अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अम्लीय प्रकृति का ऑक्साइड बनाता है। अभी बताए ना सल्फर वाला, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है? ये रासायनिक है। 14 नंबर क्वेश्चन में रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु अधातु का बताना है। क्या बताना है? रासायनिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म में तो हम कहते हैं ना कि धातु चमकीला होता है, ये चमकीला नहीं होता है। धातु आघातवर्ध होता है, ये आघातवर्ध नहीं होता है। यह तन्य होता है, यह तन्य नहीं होता है। ये अंतर बताते तो वो भौतिक गुण का अंतर होता है, लेकिन ये कह रहा है रासायनिक गुण का अंतर बताइए। तो रासायनिक गुण का अंतर ये सब है उनका,
ठीक है, कि धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है और अधातु जल के साथ अभिक्रिया ही नहीं करता है। ठीक है, अगला सवाल 15 नंबर पढ़िए। 15 नंबर सवाल में क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है। एक आदमी है जो हर घर में जाता है सोनार बन के, कथी बन के? सोनार बन के। कहता है उसने पुराने एवं मलिन सोने के आभूषणों से पहले जैसी चमक पैदा करने का ढोंग रचाया। वह सोचा कि जो आपके पास गहना होना है लाइए, हम एकदम जैसे पहले नया नया में खरीद के लाए थे वैसे चमका देते हैं। ठीक है, कोई संदेह किए बिना ही एक महिला अपने सोने के कंगन उसे दे देती है। सोचती है कि भाई चमकाने वाला आदमी आया है, हम ऐसा ही रखे हुए हैं, ले ऐसा सोना का कंगन एक चमका के दे हमरा। ठीक, दे दी। अब क्या कहती है? जिससे वह विशेष विलियन में डाला। वह एक क्या करता है? एक विलियन में सोना को उसका गहना जो है कंगन डालता है। कंगन नए की तरह चमकने लगा। कैसा चमकने लगा? एकदम नया। तो कहता है लेकिन उसका वजन अत्यंत कम हो जाता है। वजन क्या हो गया उसका? कम हो गया। तो कम हो गया, वह महिला बहुत दुखी होती है। वह तर्क वितर्क के पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है। जब महिला तर्क वितर्क करना शुरू कर देती है, काहे कम हुआ, ये हुआ, हम सामान दिए थे इतना ग्राम हो गया, इतना ग्राम, झगड़ा झंझट चुरका चुरकी कैले हो जाके चुरकी होगी अगर हिलैले है कुछ है कि नहीं। महिला ना है, औरत को झगड़ा करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, नहीं रे? हैं? नहीं झगड़ा करे मज़ा आता है? तनका बात ला मेरा उससे झगड़ा कर लगल फरियाद दे हम ठीक, चलिए अब क्या कहता है आगे? तो वह महिला दुखी होती है, तर्क वितर्क करती है, बाद में आदमी बेचारा झुक जाता है कि ठीक है आपका बात। एक जासूस की तरह आप अपना उस विलियन की प्रकृति के बारे में पता कर सकते हैं। अब बताइए आपको कि वो कैसा विलियन रहा होगा। ठीक है, तो वहीं उसी के बारे में लिखा गया है कि वह विलियन अम्लराज है। कौन है? पढ़ाए थे अम्लराज। जो गलाने का ताकत रखता है सोना को, जो एकदम अभिक्रिया नहीं करता है ओकरा भी गला देगा। हैं? अम्लों का राजा है ये। ठीक है, एक्वा रेजिया एक बहुत ही प्रबल अम्ल होता है जो HCl अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का 3:1 के अनुपात में होता है। यही याद कर लीजिएगा, साफा रट जाइएगा। ये ऐसा प्रबल अम्ल है, ठीक है, जो किसका? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 ठो यौगिक और नाइट्रिक अम्ल का 1 ठो यौगिक, ये दोनों मिल करके तब सांद्र अम्ल बनाता है, जो क्या होता है? एक्वा रेजिया होता है। एक्वा रेजिया सोना को गलाने का समर्थ रखता है, सोना को गला देने का ताकत रखता है। जहाँ सोना किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, इस ससुर जाकर ओकरा गला देता है। ठीक है, वही हाल करता है। अब महिला द्वारा दिए गए कंगन को अम्लराज में डुबोने पर उसका ऊपरी परत गल कर विलियन में ही रह गया, जिसके कारण कंगन की नई परत जमने लगी, नई परत चमकने लगी, पर साथ ही कंगन की ऊपरी परत गायब हो गया। उसका कहाँ चल गया? विलियन में चल गया। गलने के कारण उसका वजन कम हो गया। अब बताइए वो अम्लराज लेके जाएगा घरे अपना, तो अम्लराज को जब छानेगा तो मुझे क्या मिलेगा? अम्लराज उसको राजा बनाने पर तुलिए गया था, नहीं? हाँ, हथौनियों का चालू कर दे वरुणवा, शुरू कर दे तू। ठीक है, अब सेशन का आखिरी क्वेश्चन कि गर्म जल का टैंकर बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात यानी लोहे के मिश्रातु का नहीं। इसका कारण बताइए। गर्म जल का टैंकर बनाने में, गर्म पानी रखने के लिए जो टैंकर बनाया जाता है उसमें तांबा का उपयोग होता है। क्या उपयोग होता है? तांबा का टैंकर बनाया जाता है कि में गर्म रहेगा पानी। गीजर देखें, गीजर हैं? अरे घर में ठंडा के दिन में आजकल रईस लोग बड़ा गीजर लगवाता है अपना घर है, कहेला तो गर्म पानी से नहाएंगे। कैसन पानी से? हाँ, और नहीं तो साधारण आदमी रॉड रखता है, रॉड से पानी बाल्टी में गर्म कर लेगा। हमारे घरे रॉड है, साधारण आदमी हम लोग, है नु? तोरा घरे गीजर है? सुधवा का घरे गीजर हो न रे रईस बा। चलिए, तो कहता है तो उसमें जो उसका टब रहता है ना, जिसके अंदर पानी जमा होता है, एक्चुअली वह तांबे का होता है। किसका होता है? तांबे का। हाँ, लोहा के गर्म पानी से नहीं, गर्म पानी का नहीं बनाता है, तांबा का। जैसे ये सरकत जो है पानी गरम करने वाला, हाँ, अंदर वो तांबा का है, भले कोटिंग किया गया है, ऊपर से अलग बात है तांबा।
यहाँ क्या कहता है, ये सवाल समझ गए। अब कह रहा है कि गर्म जल में जलवाष्प भी होता है। क्या होता है? हम लोग पढ़े हैं कि लोहा किससे अभिक्रिया कर लेता है? जलवाष्प से। लोहा किससे अभिक्रिया कर लेता है? जलवाष्प से। तो जलवाष्प से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाता है जो जल को दूषित कर सकता है। लोहा खराब कर देगा पानी को, जलवाष्प से अभिक्रिया करेगा। तो कॉपर को नोबेल मेटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉपर को। दिमाग में रखिएगा, नोबेल मेटल किसको कहा जाता है? कॉपर को, क्योंकि यह लोहे से कम अभिक्रियाशील होता है और कॉपर के साथ किसी भी तरह का कोई अभिक्रिया नहीं करता है। इस कारण से गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग किया। कॉपर को ही तांबा कहा जाता है एक्चुअली, ठीक है, परंतु लोहे का नहीं, इस्पात का नहीं। तो इस्पात तो मिश्रण होता है ना, किस किस चीज़ का? लोहा का, निकेल का, क्रोमियम का। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये रहा चैप्टर आपका टोटल का टोटल। ये 3 चैप्टर आपके समाप्त हुए। चौथे चैप्टर को अब बिहान से डंडा चलेगा आपके क्लास में, इसीलिए कल चैप्टर नंबर 1 का बाकी सब चीज़ याद करके आइएगा। पहला 5 मिनट पूछा पूछी होगा, पिटाई होगा, तब जाके क्या होगा? पढ़ाई होगा। ठीक है, चलिए। तो आप लोग भी अब यहाँ से डंडा तो चला नहीं सकते हैं आपके ऊपर, आप लोग को याद नहीं होगा तो अपने तपड़िया लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक अपना पढ़ाई बनाए रखिए, बड़े बुजुर्गों का आदर करिए, आसपास सफाई बनाए रखिए। वंदे मातरम।